आज हम हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ही शानदार कंसेप्ट। तो बेटा अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है। ये बढ़ाओगे तो इसको कम करना पड़ेगा। जहां भी NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा वहां पर NaOH पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एसिडिक एसिड एक्सेस रिएजेंट है तो वो बच जाएगा और सॉल्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो उस केस में सॉल्यूशन हमारा बफर बनेगा। जब भी असर्शन रीजन आए दोनों करेक्ट है तो आप असर्शन पे पूछो वाई असर्शन इज करेक्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और दिवाली वेकेशन में आपने नो डाउट बहुत सारे फटाके भी चलाए होंगे, मिठाइयां भी खाई होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ये बैकलॉग बचा हुआ है उसको आपने कवर करने की पूरी कोशिश की होगी और इस कोशिश में नो डाउट आप है ना सफल भी हुए होंगे। तो आप सभी की दिवाली की छुट्टियां कैसी रही ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। लेकिन हम आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ही शानदार कंसेप्ट और है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। क्योंकि पीएच कैलकुलेशन अपने आप में पूरा का पूरा आयनिक है, पूरा का पूरा आयनिक ही पीएच कैलकुलेशन के ऊपर है, जिसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस लेक्चर, जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या है, पीएच कैलकुलेशन के ऊपर कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को करना। अब दिक्कत क्या होती है कि सभी को पता है कि जो पीएच होता है वो -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से कैलकुलेट होता है। फिर ये इतना टफ क्यों होता है? तो बेटा जब पीएच कैलकुलेशन की हम बात करते हैं ना, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। यानी हमें ये अगर पता पड़ जाए ना, दिक्कत क्या होती है, हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है वो कौन से टाइप का है। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब है इससे कि जो सॉल्यूशन दिया है वो कौन से टाइप का है ना? तो बेटा इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, या वो स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो वीक एसिड है, या वो वीक बेस है, ठीक है, या वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर में क्या क्या है, मिक्सचर में हम जाए तो मिक्सचर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, ठीक है, या वो बफर है, ठीक है, या वो सॉल्ट है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो पाता कि वो कौन से टाइप का बन रहा है, मिक्सचर में और भी आते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, या यूं बोल दें कि इससे ज्यादा मोर देन 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर देन 2, और ठीक है 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का मिक्सचर है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है किसके ऊपर, पीएच कैलकुलेशन के ऊपर, तो ऐसी बहुत सारी वेराइटीज है जिन सब में आप क्या करते हो, पीएच कैलकुलेट करते हो। अगर किसी तरह बेटा हमें यह पता पड़ जाए ना कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस क्वेश्चन के अंदर जो पीएच कैलकुलेशन करवा रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की करवा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की करा रहा है, ठीक है, वीक एसिड है, वीक बेस है, मिक्सचर है, बफर है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और इन सब से के रिलेशन में जो भी फॉर्मूले हम जानते हैं वो हम क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहली दिक्कत ही यही आती है कि हमें यही नहीं पता पड़ता कि वो इनमें से कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। जब ये चीज पता पड़नी स्टार्ट हो जाएगी ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम आप देखो कि बहुत ही आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बफर हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, चाहे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड और बेस के मिक्सचर हो, इन सब की पीएच के फॉर्मूलेस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बफर की बात करें तो बफर के अंदर हम 3 तरह के फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, 3 तरह के बफर हमारे पास होते हैं। मैं शॉर्ट में जल्दी से ये चीज आपको बताता हूँ। अच्छा, बफर होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो क्या करता है, पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, जो कि क्या करता है, पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है।
तो ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है वो बफर कहलाता है ना। अब कैसे रजिस्ट करेगा, आप क्या ऐड करो, एडिशन ऑफ क्या, एसिड, या तो आप एसिड ऐड करो या एडिशन ऑफ बेस, या आप क्या ऐड करो, बेस ऐड करो, या एडिशन ऑफ वाटर। एक लिमिट तक ये सारी चीजें होती है, एडिशन ऑफ वाटर या कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो जाए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच में इनमें से कोई भी पैरामीटर चेंज होने पर अपनी पीएच में चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है, कोशिश करता है कि अपने सॉल्यूशन की पीएच को वो चेंज ना होने दे। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमने पढ़ा है कि बफर 3 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है, अगर हम बफर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बफर होता है weak acid and its conjugated base। ज्यादा अच्छे तरीके से हम क्या बोलेंगे, जो कि मैं प्रेफर करता हूं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है बेटा। तो हमें क्या दिया हो, कोई भी वीक एसिड दिया हो। अच्छा, वीक एसिड होना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इसी के ऊपर बेस्ड, क्या होना जरूरी है, क्या बोला मैंने, वीक एसिड होना जरूरी है। किसके बफर के लिए, फर्स्ट वाले टाइप के बफर के लिए। एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करता हूं, मेरा तरीका होता है, मैं इस तरह से क्या करता हूं, बफर को आइडेंटिफाई करता हूं। तो ये मेरा एसिडिक बफर कहलाता है, ये मेरा फर्स्ट टाइप का बफर है कि, है ना। बफर मैंने बोला आपको 3 तरह के होते हैं, उसमें से फर्स्ट कौन सा होता है, तो फर्स्ट मैंने आपको बोला कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड क्या, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेराइटी ऑफ बफर होगी। अब क्वेश्चन ये आती है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। क्वेश्चन ये कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, फिर इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है ना। इन सारे चीजों पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लास का टाइम कम है ना, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे सीधा। तो हमें ये तो समझ में आया कि वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, ये हमारे पास अगर मिक्सचर में होते हैं तो ये हमारा बफर बनता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास वीक एसिड है, वीक एसिड क्या है बच्चा, तो एसिटिक एसिड मेरे पास वीक एसिड है, हर कोई जानता है कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। एंड अगर मैं इसके सॉल्ट की बात करूं, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो वीक एसिड की रिएक्शन कराओ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, CH3COOH की रिएक्शन आपने कराई NaOH के साथ, तो क्या बनता है, तो आप सभी जानते हो कि CH3COONA बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, तो वाटर निकाल दो, एसिड है तो इसका H निकाल दो, बेस है तो इसका OH निकाल दो। तो इनको बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या बना, CH3COONA बना। तो ये CH3COONA हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सॉल्ट हो जाता है, और ये क्या है साथ में, वाटर है। तो हमारे पास ये समझ में आया कि ये देखो CH3COONA हमारे पास क्या है, ये एक सॉल्ट है, किसका, वीक एसिड का, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड, एसिडिक एसिड हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, और NaOH क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो सॉल्ट बना वो क्या है, CH3COONA। तो बफर कब होगा, जब मिक्सचर में, मिक्सचर ऑफ किस किस का, एसिडिक एसिड एंड CH3COONA होगा। जब हमारे पास सॉल्यूशन में ये मिक्सचर होगा तो ये मेरा क्या बनेगा, एसिटिक एसिड एंड उसके सॉल्ट का जब मेरे पास मिक्सचर होगा तो ये मेरा क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। अब हम कैसे बफर बनाएंगे, है ना, या कैसे क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारा काम ये है कि क्वेश्चन में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब दोनों क्वेश्चन में प्रेजेंट होंगे ना, तभी हम बोल पाएंगे कि वो हमारा क्या बन रहा है, बफर बन रहा है। जिससे, जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ये है कि आपको देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो 4 जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एसिडिक एसिड दिया हुआ है और NaOH दिया हुआ है, और उनकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम यहाँ पर दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन
बफर सॉल्यूशन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो अब बफर सॉल्यूशन की तरह जब उसको बिहेव करना है तो हमें ये पता है कि वहां पर वीक एसिड होना चाहिए और साथ में उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये भी जानते हैं कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। जब भी हम एसिड में क्या करते हैं, बेस मिक्स करते हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जब सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन से, तो बफर कब बनेगा, जब ये एसिड कैसा हो, वीक हो। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। जब ये एसिड वीक हो और साथ में उसका क्या हो, सॉल्ट भी प्रेजेंट हो। यानी ये भी प्रेजेंट होना चाहिए और ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, वो बफर होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी बेस हम डालेंगे वो हमारा एलआर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाना चाहिए, वो 0 हो जाना चाहिए। वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद हमारा वीक एसिड भी बचना चाहिए और उन दोनों की रिएक्शन से जो बना वो सॉल्ट भी बनना चाहिए। तो तब जाके वो क्या होगा, वो बफर की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम इस एसिटिक एसिड CH3COOH की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो हमें पता है कि CH3COONA बनेगा प्लस वाटर भी फॉर्म होगा। तो हमारे पास NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। जहां भी NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा वहां पर NaOH पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एसिडिक एसिड एक्सेस रिएजेंट है तो वो बच जाएगा और सॉल्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो उस केस में सॉल्यूशन हमारा बफर बनेगा। तो हम क्या करें, हम यहां से, हमें पता है कि ये वॉल्यूम है और ये नॉर्मलिटी है, तो हम, अच्छा एन फैक्टर दोनों का 1 ही होता है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मोलरिटी ले लेता हूँ। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मुझे मोल मिलेगा। मोल कैसे मिला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से। तो मैं वॉल्यूम को ml में ही रख रहा हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मिली मोल देगा। तो 500 इंटू 0.5, तो ये 50 मिली मोल हो गए इसके, ठीक है। यहाँ पर इसके कितने मिली मोल हो गए, 50। तो मैं लिखता जाता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन, एसिडिक एसिड के कितने मिली मोल्स हैं, 50, और NaOH के भी कितने हैं, 50। अब देखो अगर हमें ध्यान से देखें तो दोनों के मिलीमोल सेम है और दोनों का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी सेम है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालते हैं मोल डिवाइडेड बाय उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल अगर दोनों के सेम है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो कोई यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ना ये बचेगा ना ये बचेगा, ओनली क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा इस केस में। तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, इस केस में बफर नहीं बनेगा। बी वाले में आते हैं। अब देखो इसके मिलीमोल्स 0.1 इंटू 500, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। इसके मिलीमोल्स की बात करें HCl है, तो ये तो HCl है, ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बफर बनाने के लिए वीक एसिड में हमें स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये तो वैसे ही बफर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर हो गया, तो ये बफर नहीं बनाएगा। फिर क्या करें, फिर हम सी ऑप्शन में आते हैं। तो सी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एसिडिक एसिड है, ये हमारे पास NaOH है, यानी यहाँ पे बफर बन सकता है, कंडीशन बीइंग जो वीक वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा एक्सेस में हो और जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट में हो। तो मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 0.1, तो इसके तो 50 मिलीमोल है, 0.2 इंटू 500 तो इसके 100 मिलीमोल है। तो यहाँ पे एलआर तो वीक वाला पार्ट है, एलआर वीक वाला पार्ट है, तो ये खत्म हो गया, ये बचा है, क्या बफर बनेगा बोलो, नहीं। बफर बनाने की कंडीशन क्या है कि जब भी एसिड बेस प्रेजेंट हो तो जो भी वीक एसिड या बेस है वो एक्सेस में हो और जो भी स्ट्रॉन्ग हो, जो भी स्ट्रॉन्ग हो वो हमारा एलआर हो। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एलआर होना चाहिए, तो यहाँ तो उल्टा केस हो रहा है, तो क्या ये बफर बनेगा, नहीं, ये भी बफर नहीं बनेगा। फिर क्या करें, फिर अब जब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, तो देखो बेटा डी ऑप्शन, अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो डी ऑप्शन में है 500 इंटू 0.2, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारा 100 आ गया मिलीमोल्स। 500 इंटू 0.1, ये आ गया 50 मिलीमोल। अब जरा मोल बाय कोफिशिएंट करो, तो देखो इसका मोल 50 है, कोफिशिएंट 1 है, इसका मोल 100 है, कोफिशिएंट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वैल्यू कम है, NaOH की वैल्यू कम है, तो NaOH हमारा क्या बनेगा, LR बनेगा। NaOH हमारा क्या बनेगा बेटा, LR बनेगा। फिर तो ये तो 0, ये LR है, ये बचेगा यहाँ पे 50, ये बचेगा 50 और ये बनेगा 50। तो देखो इस केस में क्या हुआ, सॉल्ट भी बन गया
और वीक एसिड भी बचा है, तो ये वाला केस हमारा क्या हुआ, ये वाले केस से हमारा बफर फॉर्म होगा। तो बफर हमें समझ में आया कि बफर फॉर्म होगा कब, कि जब वीक एसिड या वीक बेस में हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और हाँ जो वीक वाला पार्ट है, वीक एसिड वाला या वीक बेस वाला पार्ट, वो एक्सेस में हो और दूसरा वाला पार्ट क्या हो, लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी में हो, तो वो हमारा क्या करता है, बफर क्रिएट करता है या बफर फॉर्म करता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर लोगे। तो ये हमारा हो गया एसिडिक बफर, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक बफर। सेकेंड आता है, सेकेंड आता है हमारे पास इसी में एक और बफर है, क्या, वीक बेस हो जाएगा एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम ये केस लेंगे बेटा, तो ये भी हमारे को क्या बना के देगा, ये भी हमारे को बफर बना के देगा। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो वीक बेस हम क्या ले रहे हैं, तो वीक बेस हमारे पास है NH4OH, ये हमारे पास वीक बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर HCl है, HCl इज अवर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वीक बेस। तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि हमारा क्या बनेगा, NH4Cl फॉर्म होगा प्लस H2O बनेगा। तो ये हमारा Lr होना चाहिए, ये हमारा Er होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कुछ बचेगा और ये भी कुछ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या आया कि मिक्सचर ऑफ, अगर हमारे पास मिक्सचर है किस किस का, NH4OH एंड NH4Cl, तो ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर हमारा क्या हो गया, बेसिक बफर हो गया। वीक बेस तो हो गया, ये रहा वीक बेस और ये रहा उसका सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ। तो अगर अब हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बफर होगा, ठीक। एक और बफर बनता है। अब आप बोलोगे सर तीसरा कौन सा बफर है, बिल्कुल है, आओ देखें। तो ये होता है तीसरा जो बफर है, ये हमारा होता है salt of weak acid and weak base। जब हमारे पास salt of weak acid and weak base होता है ना, तो भी ये हमारा बफर बनता है। इसको एक एग्जांपल से समझाएं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है CH3COONH4। तो बेटा ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट भी हमारा बफर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है और अपनी पीएच में चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो तीन तरह के बफर हो गए, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल। इसको हम बोल देंगे, ये हमारा तीसरा बफर हो गया, जो कि क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो गया। तो ये तीन तरह के बफर हमारे क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि बफर बनेगा कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो Lr होना चाहिए, जो वीक वाला पार्ट है वो एक्सेस में होना चाहिए। तो एसिड बेस रिएक्शन से हमारा बफर बनेगा। अब बफर होता क्या है, तो बफर आप लोग जानते हो बेटा, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, ठीक है, जो कि अपनी पीएच में चेंज को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो देखो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक और क्वेश्चन में क्या है, समझते हैं ध्यान से। हमें ये दिया हुआ है ना, असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन, आजकल इनकी वैरायटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1 कि चेंज इन पीएच बिफोर एंड आफ्टर इक्वलेंस पॉइंट इन HCl एंड NaOH टाइट्रेशन is more as compared to CH3COOH NH4OH टाइट्रेशन। अब देखो टाइट्रेशन, नो डाउट हमारे आयनिक में टाइट्रेशन तो आती है ना। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, ब्यूरेट्स हैं और फ्लास्क में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम सोल्व करें, एक बार मैं जल्दी से इस टाइट्रेशन का कंसेप्ट बता देता हूं, और फिर ये बफर से कैसे रिलेट हो रहा है, कैसे लिंक हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो। तो अब इस वाले क्वेश्चन में गलती क्या होती है, इस वाले क्वेश्चन में गलती ये होती है कि सर ये एसिड ये बेस,
एसिड बेस रिएक्शन है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ये एसिड ये बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें पीएच का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, ये वीक एसिड ये वीक बेस है तो इसमें पीएच का फ्लक्चुएशन कम होगा। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो जो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द चेंज इन पीएच फर्स्ट वाले में ज्यादा होनी चाहिए, सेकंड वाले में कम होनी चाहिए, बट उसका रीजन ये तो नहीं होना चाहिए कि वो बफर बना है। तो ज्यादातर बच्चे यहां पर यही गलती करके आते हैं कि वो फर्स्ट वाले को ट्रू बोले जाते हैं और सेकंड वाले को फॉल्स कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने आज की क्लास को ध्यान से समझा हुए तो आपने देखा होगा कि जब आप इन दोनों को ध्यान से क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे, कराओ इन दोनों को रिएक्ट। तो देखो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे CH3 COOH प्लस NH4OH तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3 COO NH4 प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन से बन तो सॉल्ट प्लस वाटर ही रहा है, बट बेटा ये सॉल्ट कैसा है, ये वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट है। तो अगर वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट होता है तो ये भी हमारा बफर बनता है। और बफर अगर कोई सॉल्यूशन बनता है तो बफर की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, वो अपनी पीएच में चेंज को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। जब वो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी बहुत ऑब्टेन कॉजिंग पीएच टू चेंज ग्रेजुअली, यानी एसिडिक एसिड और NH4OH टाइट्रेशन में बफर सॉल्यूशन बन गया। और बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, इसलिए पीएच में जो चेंज होगा वो ग्रेजुअली होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुए, ट्रू हुए। गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि आप ये बफर देखते हो और यहाँ देखते हो कि ये एसिड है ये बेस है तो ये तो सॉल्ट बनना चाहिए, बफर कैसे बन रहा है, मारो इसको, गलत मारो, गलत मार्क करो तो सी स्टेटमेंट कर जाते हो और यही गलती होती है बेटा, यही आप फंस जाते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना ये आपके FYQ में आते हैं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो बेसिक है ही, अच्छा है ही, बट इस तरह के क्वेश्चन में फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि हम सॉल्यूशन देख के ये नहीं बता पाए कि वहां पर क्या हो रहा है, बफर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए बेटा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि वो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो कैसा है, ठीक है, या वो सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस है, या वो कहीं बफर तो नहीं बन रहा है। जो सॉल्यूशन बने उसकी पीएच का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पीएच, बफर, सॉल्यूशन ये सब फॉर्मूले आप पढ़ते हो है ना, और हमारे पास अभी टाइम की कमी है इसलिए मैं अभी उनके वो डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो इनका डेरिवेशन है ना, इनकी मैकेनिज्म ये सब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक इसी में आयनिक का डर है, तो डर से रिलेटेड मैं वो कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आयनिक का डर आपका निकल जाए। अब इसी कैटेगरी में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइल्यूशन। अब देख के ऐसा लगता है यार सर डाइल्यूशन का प्रॉब्लम है, N1V1 इक्वल टू N2V2 करना होता है, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या लोगे, तो क्यों ना इसी क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जिसको मैं अगेन किस कैटेगरी में डालूंगा, आपके फ्यूचर ईयरिस्टिक क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, डाइल्यूशन से रिलेटेड है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर 0.5 मोलर एसिटिक एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू डबल द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डबल द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन और हमें कितना वॉल्यूम डालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि सर जब हम डाइल्यूशन करते हैं है ना तो डाइल्यूशन में N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाते हैं, तो इस हिसाब से ये रहा हमारा वॉल्यूम, ये रही मोलरिटी, इसका n फैक्टर 1 होता है, तो ये हमें इनिशियल मिल गया। डाइल्यूट करना है तो डबल करना है, तो ये डबल किसकी करनी है, चलो पहली गलती बच्चे यहाँ पर कर देते हैं कि वो ये नहीं पढ़ते कि यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, वो सीधा जो M2 है उसको ट्वाइस M लिख आते हैं। बट कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया,
तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। पहली गलती तो वो यही है कि डबल द कंसंट्रेशन करके सीधा यहाँ पे ट्वाइस एम कर आएंगे, ट्वाइस एम कर आएंगे तो उससे आप देखो कि क्या होगा, सीधा वॉल्यूम आधा हो जा रहा है, सीधा वॉल्यूम आधा हो जा रहा है ना। तो 5 तो ऑप्शन नहीं है, तो आपने 9 मार्क कर आओगे। बट मान लो कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया कि डबल द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है, डबल द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो बेटा अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, ये चीज याद रखना, अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है, ये बढ़ाओगे तो इसको कम करना पड़ेगा। तो यहां पर ये बच्चों को समझ में आया कि ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये बात भी सही है। ठीक है, तो अब इनिशियल तो निकालो H प्लस। आप देखो वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, अंडर रूट KA इंटू C। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन, तो बेटा इसमें अजम्पशन होता है कि अल्फा इज वेरी लेस। और इस क्वेश्चन में जब आप अल्फा निकाल के देखोगे तो वो बहुत ही कम आ रहा है, आप ट्राई कर लेना, अल्फा इज वेरी लेस। तो हम क्या करें, हम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इनिशियली क्या आ गई, अंडर रूट KA इंटू सी। के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू सी, सी इज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 यानी 1/2, 1/2 तो ये हो गया 0.9 यानी 9 इंटू 10⁻⁻6 का रूट। तो H प्लस आयन की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻3। अब H प्लस आयन क्या हो रहा है, फाइनली हाफ हो रहा है, फाइनली हाफ हो रहा है, तो नया H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, नया H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 3 इंटू 10⁻3/2। ये हमारा फाइनल हो गया, नया ना लिखो इसे फाइनल लिख दो। ये फाइनल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहां से आया, तो यहां से आया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गलती होने के चांस है। अभी आप बोलोगे क्या सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो यहां भी अब आप गलती करते हो, यहां तक भी सही करने के बाद भी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन जो कितनी जगह पर आपसे गलती करा रहा है। पहली गलती, नो डाउट ऑन डाइल्यूशन N1V1 इक्वल टू N2V2 लगता है, तो जैसे ही आप पढ़ोगे डबल द कॉन्सेंट्रेशन, आप वहीं पर सीधा करके 5 आंसर कर आओगे। लेकिन उसने H प्लस आयन सॉल्यूशन एसिडिक दिया है, लेकिन उसने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल नहीं करवा रहा है। वो किसको डबल करवा रहा है, वो H माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा रहा है। तो पहली गलती यहां पर हुई कि नहीं हुई, यहां पर गलत होने का चांस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपसे पहली गलती करवाना है। ठीक है, फिर दूसरी बात, बच्चों ने अगर अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन को, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो पढ़ लिया आपने कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी, ये समझ में आया। क्यों समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, KW के इक्वल हो जाती है। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि H प्लस इंटू OH माइनस से हमारा H प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्यों ना पहले H प्लस निकाल लें। तो हमने नया H प्लस निकाला। H प्लस कैसे निकालते हैं वीक एसिड का, वीक एसिड का H प्लस हम निकालते हैं बच्चों रूट K इंटू सी से, जहां पर C कॉन्सेंट्रेशन और K हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। अब हमने जब H प्लस निकाला तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ आई, जो कि इनिशियल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो फाइनल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 3 इंटू 10⁻³/2। अब फाइनल H प्लस आ गया, अब क्या करें, तो बहुत सारे बच्चे फिर यहां गलती करेंगे, वो इस इनिशियल H प्लस और इस फाइनल H प्लस से कैलकुलेशन करेंगे। नहीं बेटा, हमें H प्लस से कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें तो किसका वॉल्यूम पूछा है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का पूछा है। तो हमें एसिटिक एसिड की नई कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने पर
एसिड की भी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, H+ की तो हुई, बट क्या अगर H+ की आधी हो रही है तो एसिडिक एसिड की भी आधी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि एसिडिक एसिड यहां पर वीक एसिड है। ये गलती आप करते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर लेते, लेकिन ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो सीधा हम ये नहीं बोल सकते कि वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी आधी होगी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि आप इस क्वेश्चन में करते हो। फिर कैसे निकालें? तो अब देखो आप क्या करोगे, इस H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके क्या करोगे, नई कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। किसकी? उस एसिड की, और उससे N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा के आओगे। तो बोलो क्वेश्चन है कि नहीं है शानदार? इतना शानदार क्वेश्चन, इतनी जगह आप क्या करते हो, गलती करते हो। ये आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन लंबी है? कोई लंबी नहीं है। ये कोई क्वेश्चन टफ है? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं आप चाहोगे नेक्स्ट पेज में तो मात्र 4 से 5 स्टेप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन वो तो मैंने एक एक स्टेप आपको शो करके दिखाई है, इसलिए ऐसे जा रहे हैं लैंग्वेज में। ऐसा आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन इतनी लंबी है, कोई लंबी नहीं है। एक स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, H+ आयन निकाला इनिशियली, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, फिर फाइनल H+ आयन निकाला। ठीक है, दिस इज योर थर्ड स्टेप। आपने उस फाइनल H+ की वैल्यू रखी जो कि कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू रूट Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू C2। इसको सोल्व करो तो इससे C2 मिल जाएगा हमें, है ना, 1.5 डिवाइड इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.8। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.125 आता है। अब ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? उस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की जिसकी अंदर डाइल्यूट करने पर जहां पर OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही थी, डबल, और H+ की क्या हो रही थी, आधी। अब लगाओ इसके साथ C1V1 इक्वल टू C2V2। C1 बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 इंटू इनिशियल वॉल्यूम है 10। C2 हमारी है 0.125 इंटू वॉल्यूम है V2। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो इससे ये 4 टाइम्स कट रहा है, तो जो फाइनल वॉल्यूम V2 आएगा वो 40 लीटर आएगा। टू व्हाट वॉल्यूम? इतने वॉल्यूम तक अगर आप डाइल्यूट करोगे इस वीक एसिड के सॉल्यूशन को तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। अब यहां पे भी बेटा देखो, क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ आंसर ले आना है। उस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो भी हमें समझना जरूरी होता है, और उसमें अगर वो कुछ मॉडिफिकेशन करके भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे वो भी हमें समझना होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ तो 30 आंसर होना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम 40 है, इनिशियल 10 है, तो एक्स्ट्रा हमें 30 ही तो ऐड करना पड़ा। तो बेटा लैंग्वेज का खेल है। उसने बोला है 2 वॉट वॉल्यूम, यानी हमें फाइनल वॉल्यूम का क्या करना है, आंसर देना है। इसलिए मैंने आंसर क्या किया, 40 किया। अगर इसे 2 की जगह वो क्या करता, बाय वॉट वॉल्यूम करता, अगर बाय वॉट वॉल्यूम करता इसका मतलब ये है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल हमें क्या करना है, आंसर देना। यानी बाय व्हाट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम और एक्स्ट्रा ऐड करें, तो जहां पर एक्स्ट्रा पूछा जाएगा वहीं हम एक्स्ट्रा का आंसर करेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा नहीं पूछा, यहाँ तो फाइनल पूछा है, इसलिए हमें क्या आंसर करना पड़ा, फाइनल वॉल्यूम का ही आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बोलो था कि नहीं था क्वेश्चन बहुत शानदार? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं है, और कितने जगह पे वो गलतियां करा रहा है ये आपको समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना जो पेपर को टफ नहीं बहुत ज्यादा टफ बनाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग डर जाते हैं, और डरना मना है क्योंकि डर के आगे नीट है, ये मैं आपको बता चुका हूं। डर को निकालो, ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, टफ आपकी सोच होती है, उस सोच के आगे निकलो, उस सोच को डेवलप करो। ठीक है, और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे बोलेंगे सर ये क्या ही क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि जो KW ऑफ वाटर होता है वो 10⁻⁻14 होता है, तो डी आंसर करके आएंगे ना। लेकिन हमने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी अच्छे से, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो अच्छे से कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है
कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा, अब आधे बच्चे तो बोलेंगे सर ये निकालें कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें तो ये भी नहीं निकालना आता। यहां तो चलो क्वेश्चन में दे दिया कि उसका अल्फा इतना है, क्या सही में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का अल्फा इतना ही आता है? क्या सही में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का अल्फा इतना ही आता है? तो क्यों ना पहले हम ये निकाल के देखें, फिर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम बात करें। तो आओ पहले पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। देखो ध्यान से, पढ़ाता हूं आपको। तो यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जिसे हम अल्फा वाटर लिख रहे हैं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, अब आप है ना इस डेरिवेशन भी समझ लो, जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस के अंदर, ठीक है। नीट में भी आपके बादल बदल के ये लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। तो आपको पता है कि वाटर कैसे ब्रेक होता है? वाटर ब्रेक होके देता है H+ एंड OH-। T इक्वल टू 0 पे इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है प्योर वाटर है बेटा, इसके लिए इसकी मोलरिटी 55.5 होती है, ये आप सभी जानते हो। और इस 55.5 को मैं 1000 डिवाइडेड बाय 18 भी लिख सकता हूँ। H+ इनिशियली 0, OH- इनिशियली 0 होता है। T इक्वल टू T टाइम बाद इसमें से ये इक्वल है, ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, बस अब ध्यान रखना ये चीज। तो इसमें से आपको होता है C- अल्फा होता है, C में से C अल्फा डिसोसिएट होता है, तो 55.5 में से 55.5 अल्फा डिसोसिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा 55.5 अल्फा H+ का एंड 55.5 अल्फा OH- का। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो बेटा ये जो के इक्विलिब्रियम होता है ना, ये क्या होता है? तो ये आप कैसे निकालोगे? ये आप निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता है, हमने तो अभी ये पढ़ा है कि H+ इनटू OH- इक्वल टू पानी के लिए KW होता है। तो मैंने कब मना करा? बिल्कुल होता है, ये होता है, ये करेक्ट है, बट ये भी करेक्ट है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है समझाते हैं, आओ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं के ऑफ वाटर। के ऑफ वाटर, ये क्या है के ऑफ वाटर? दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका? वाटर का। ये क्या है? तो फिर बेटा ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो यहां घुमाएगा वो लैंग्वेज में, आपको सिंबल के फॉर्म में पता है, आपको सिंबल के फॉर्म में पता है, लेकिन आपको नाम नहीं पता है। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है। डिफरेंस क्या होता है? KW ऐसे डिफाइन होता है, के H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। अब अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को यहां ले जाऊं, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं के ऑफ वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या बचा मेरे पास? H+ एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा इसे हम KW बोलते हैं। यानी क्या रिलेशन हुआ हमारे पास KW और Ka में? तो KW इक्वल टू क्या होता है? Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है। फिर आप बोलोगे सर पानी की कॉन्सेंट्रेशन तो हम लिखते ही नहीं है। तो बेटा कहाँ लिखी है हमने? देखो क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट के साथ ले गए तो एक नया कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट को हम KW बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो सेम वे में डिफाइन होता है, बस
अगर आप पानी नीचे लिख लोगे तो के हो जाएगा, पानी नहीं लिखोगे तो के डब्ल्यू हो जाएगा। अब आप सभी जानते हो कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁻14। के मान लो हमें निकालना है, के ऑफ वाटर हमें निकालना है, इनटू प्योर वाटर की कंसंट्रेशन होती है 55.5, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो 18 इंटू 10⁻⁻17, जिसे आप लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ये आपका के ए ऑफ वाटर होता है। इसे अब आप लोग याद रख लेना, ये भी अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये के ऑफ वाटर हो गया। अब के हमने निकाल लिया, तो ये तो समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो गया। हमें के डब्ल्यू और के दोनों निकालना है, तो के डब्ल्यू पहले है और के बाद में है, तो बी तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर ये कैसे निकालें, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालें, अल्फा भी तो हमारा टास्क है, अल्फा भी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, देखो आओ अल्फा निकालें। अब हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास के ए ऑफ वाटर आ चुका है, हमें तो अल्फा निकालना है, तो हम वापस से इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है एक्सप्रेशन, के इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा आप लिखते हो। सी की वैल्यू कितना है, 55.5। अच्छा, सबसे बेस्ट है इसको सिंपल कर लो पहले, कैसे, इस सी से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू रखो 55.5 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इधर चल रहा है के की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। इसको आप लिखो क्या, 1000 डिवाइडेड बाय 18। और इस अल्फा को आपको पता है, अल्फा को मान लो क्या, वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम अल्फा भी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर साथ के साथ। तो यहाँ से क्या हुआ देखो, यहाँ से ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो अल्फा स्क्वायर हमें देगा 18 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 1000, यानी क्या वैल्यू आई, अल्फा इक्वल टू 18 इंटू, मैं 18 इंटू 10⁻⁻20 कर रहा हूँ, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻10, यानी अल्फा इक्वल टू 1.8 इंटू 10 देखो -9 आया कि नहीं आया। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं। इसको भी अब आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा सकता है। यह डेरिवेशन कराने का सिर्फ यही मीनिंग था कि आप अब ये वाटर के बारे में जो भी चीज आपको सीखने को मिल रही है उसकी वैल्यूज को याद रखें, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो अब आपको याद होना चाहिए 1.8 इंटू 10⁻⁻9 होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो 10⁻⁻14 होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻16 होती है। ये तीन चीजें हैं जहां पर वो लैंग्वेज घुमा के आपसे वाटर के रिलेटेड में क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए ऐसा। तो अब बढ़ते हैं हम एक, है ना, कुछ और शानदार क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है सीरीज का वो यही है कि हम अच्छे शानदार क्वेश्चंस कर पाए। और मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं डेफिनेटली अपने लेक्चर्स में आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस और ज़्यादा इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हो। तो उसी कैटेगरी में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन रीजन बोल दो, स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन बोल दो, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बोल दो। तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है, हमें लगता है कि हम सही हैं बट एक्चुअली में होता नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि pH of 10⁻⁻7 molar NaOH solution is exist between 7 to 7.3 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जब स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को ही फोकस करते हैं, उसको समझते हैं, फिर स्टेटमेंट 2 पे आएंगे। तो अब वो बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे निकालते हैं,
तो स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच के लिए आपको होता है कि NaOH 100 हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% Na+ एंड OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर NaOH की जो रेंज है पीएच की, पीओएच की, या जो बोले कॉन्सेंट्रेशन की, वो हमारे एक रेंज के अंदर अलाई कर रही है। वो रेंज हमारी क्या है, 10⁻⁻6 मोलर के इक्वल या उससे कम। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन होती है किसकी, आइदर H+ या OH- की, और 10⁻⁻8 मोलर या उससे ज्यादा, तो कंसीडर क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। तो आप क्या कंसीडर करते हो, किसका, कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर का कंसीडर करते हो। तो वाटर कैसे ब्रेक होता है, तो वाटर ब्रेक होता है H+ एंड OH- में। वाटर से रूम टेम्परेचर पे जो H+ मिलते हैं वो 10⁻⁻7, OH- मिलते हैं 10⁻⁻7, ये रूम कंडीशन पे मिलते हैं, है ना, 825 डिग्री सेल्सियस ये मिलते हैं। अब जब आप NaOH को इसमें डिसॉल्व करोगे तो देखो कौन सा आयन कॉमन हो गया, OH- आयन कॉमन हो गया। OH- आयन कॉमन हो गया तो जो टोटल OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो NaOH से मिलने वाले OH- प्लस वाटर से मिलने वाले OH- होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि जो OH- टोटल होगा वो क्या होगा, वो होगा OH- आयन ऑफ वाटर प्लस OH- आयन ऑफ क्या, NaOH। तो हुआ क्या, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, किससे ज्यादा हो गई, 10⁻⁻7 से ज्यादा हो गई, इसलिए पीओएच 7 ना के 7 से ज्यादा होगी। तो ये तो करेक्ट हो गया, 7.3 से 7 के बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक, कैलकुलेशन इसकी आप अपन लोग करते हैं, क्वाड्रेटिक बनती है। नीट में नहीं आते हैं क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, तो नीट में आप क्या करते हो, वाटर से मिलने वाला H+ आयन 10⁻⁻7 मान लेते हो, OH- भी NaOH से मिलने वाला 10⁻⁻7 मान लेते हो, दोनों को ऐड करते हो तो टोटल OH 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाता है। तो जो POH आता है वो आता है 7 माइनस क्या, log 2। तो पीओएच हमारे पास आ गया 7 माइनस 0.3 कितना, 6.7। तो पीएच हमारे पास आ गया 14 माइनस पीओएच, तो उसकी वैल्यू आ गई 7.3। तो आप नीट में जो कैलकुलेशन करते हो वो इस तरह से करते हो कि वाटर से मिलने वाला H+ आयन ले लिया और NaOH से मिलने वाला OH- आयन ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। बट मैं आपको एक और ताज्जुब की बात बताऊं, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, ये तरीका है ना, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। बट ये तरीका गलत है, क्या गलती है इसमें, इस क्वेश्चन के बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, वेट करो, इस क्वेश्चन के बाद समझना। अभी तक आप लोग ऐसे ही क्या करते हुए आए हो, टोटल H+ आयन या OH- निकालते हुए आए हो, बट ये रॉन्ग मेथड है। इट इज लिखता हूं यहाँ पे, सुन लेना, दिस इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। अब गलती क्या है इस मेथड में वो मैं आपको बताऊंगा, फिर एक्चुअली में आप निकालोगे कैसे वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे और क्वेश्चंस के अंदर। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि आपने ये कर लिया, तो आएगी नो डाउट इसी रेंज के बीच में 7.3 बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री वैल्यू है, तो ये आ रही है, मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अब फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर लग गया, इसकी वजह से ही तो हमारा ये हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 2 बोलते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, NaOH आप इस वाटर में डालोगे, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। ली शार्टली प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और बाय एनी वे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। तो यहां पर OH- आयन हमारा प्रोडक्ट है, वाटर से तो OH- आयन मिल ही रहा था, जब आपने NaOH इसमें डाला तो OH- का कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण टोटल OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ गया। तो देखने में तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं, ये हट गया और ये हट गया,
कि स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और नॉट। तो आप बोलोगे सही तो है सर, कॉमन आयन की इफेक्ट सही तो हो रहा है। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है कि सर ए आंसर करें या बी आंसर करें, सब कुछ तो सही दिख रहा है तो ए ही आंसर होना चाहिए। जहां आप ऐसा सोचोगे ना वहीं क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इसको आप अगर ए करके आए तो आप गलती करके आ रहे हो। क्या गलती करके आ रहे हो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आप है ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें उसका तरीका समझना। जब भी असर्शन रीजन आए दोनों करेक्ट है तो आप असर्शन पे पूछो वाई, वाई असर्शन इज करेक्ट, उसका खुद से आंसर सोचो और देखो क्या वही लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट 2 में या रीजन में। तो हमें पता है कि जब 10 की पावर -7, तो मैंने क्वेश्चन पूछा वाई, तो मैंने क्या सोचा आप देखो वो समझाता हूं कि अगर 10 की पावर -7 NaOH सॉल्यूशन है तो इसकी जो पीएच होगी वो हमारी 7.3 के आसपास आ रही है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर, जिससे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो POH कम हो गई और पीएच बढ़ गई। क्या ये लिखा है क्या स्टेटमेंट 2 में? नहीं चमका। भी आपको दोबारा सुनना कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी असर्शन रीजन के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं आप अपने आप से उससे क्वेश्चन पूछो असर्शन का वाई द pH of 10 to the power -7 NaOH solution is between 7 to 7.3। तो आप खुद से क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर NaOH को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर का कॉमन आयन लगेगा, उस कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण OH माइनस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो POH कम हो जाएगी। क्या बोला आपने? ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन increases, POH decreases, pH increases। क्या ये रीजन वहां पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 के अंदर? नहीं लिखा हुआ। जब ये नहीं लिखा हुआ तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। इससे अब हमें क्लियर होता है कि इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। तो बेटा असर्शन रीजन में है ना बहुत बार आप फंसते हो, उसका सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है वाई। क्वेश्चन पूछो उससे वाई, जब आप वाई पूछोगे तो आपके मन में खुद आंसर आना चाहिए, रीजन ना देखो, आपके मन में खुद आंसर निकालो। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि वाई दिस असर्शन इज करेक्ट, उसका आंसर लिखो और फिर देखो क्या रीजन में वही आंसर लिखा है। नहीं लिखा तो नहीं है रीजन, नहीं है वो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है रीजन करेक्ट हो सकता है, रीजन अपनी जगह एक स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ा है कि हर चीज जो करेक्ट हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जितने ज्यादा इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और ज्यादा उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक, चलो तो बढ़े आगे। अब देखो हमारे पास एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसमें नो डाउट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना, फिर भी आप गलत करके आते हो। ठीक है, ओलंपियाड में जब हम कराते हैं तो वह हम डिराइव भी कराते हैं उस फॉर्मूले को, एडवांस में जब हम पढ़ाते हैं जेई एडवांस में तो वहां भी हम डिराइव कराते हैं। आपके नीट में हम आपको फॉर्मूला याद कराते हैं। ठीक है, तो नीट में क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड। जैसा बेटा वीक एसिड के लिए है वैसा ही आप वीक बेस के लिए भी लगा सकते हो। जब 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर हमें दे दिया जाए वीक एसिड का तो जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं अंडर रूट क्या C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो अब ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो HOCl इज अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड, क्योंकि जिनका भी K हमें दे दिया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाता है आयनिक के अंदर, उन्हें हम सब क्या करते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अब दोनों दे दिया, अब दोनों दे दिया, फॉर्मूला हमारे सामने है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर भी मैं यहाँ बोलूंगा, इसको मैं आपके अगेन FYQ की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर फ्यूचर रियलिस्टिक क्वेश्चन, कुछ तो लोचा है। यस लोचा है, लैंग्वेज का गड़बड़ है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना होता है। क्या बोल रहा है, मैंने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी ये चीज बताई है कि जब आप क्या करते हो, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हो, याद आ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, हाफ हो जाती है। बहुत सारे लेक्चर में ये चीज मैंने सिखाई है, इनमें गलती मत करना। ये ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कि बार बार बच्चा करता है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पर उसने मिक्सचर में दी है या मिक्स कर रहा है, ये हम लैंग्वेज से समझते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, तो बेटा मिक्स कर रहा है, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर रहा है HOCl एंड एसिटिक एसिड के। तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पर, वो हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं HOCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी C1 न्यू, वो क्या हो जाएगी, वो 0.02 मोलर बाय 2 यानी 0.01 मोलर हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं एसिटिक एसिड की बात करूंगा, तो एसिटिक एसिड की जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी उसे मैं C2 न्यू ले लेता हूं, तो ये मेरे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 मोलर हो जाएगी। बस ये एक केच था, ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये बन गया फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, नीट वाला क्वेश्चन। क्या कि H प्लस की जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, रूट K1। तो K1 कितना है बेटा, K1 है 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू C1, ये रहा 0.01 प्लस K2, K2 कहाँ है, K2 है 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 इंटू C2 क्या है 0.1। अब तो इसकी कैलकुलेशन है, तो इससे हमें H प्लस मिलेगा, उससे हमें pH मिलेगा। तो देखो ध्यान से, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6 का रूट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -6 का रूट, यानी ये क्या हो गया 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये मेरे पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो pH कितनी हो जाएगी, pH हो जाएगी log माइनस के साइन के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैल्यू सही लिखी है ना, सारी चीजें सही है, इज इक्वल टू 3 माइनस log 3। तो 3 माइनस log 3 ऑलमोस्ट 0. log 3 की वैल्यू 0.47 ले लो आप, अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं, तो 3 माइनस 0.4, तो ये कुछ 2.6 के आसपास। तो ऐसा कोई ऑप्शन यस एक ही है ना, 2.6 के आसपास, जो कि सी ऑप्शन है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, इवन जितने भी मैंने आज की क्लास में कराए वो सारी वैरायटी आपके नीट में कवर होती है ना। लैंग्वेज का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सॉल्यूशन स्पेशली कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन वहां पर बन रहा है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सारी चीजें जब आप ध्यान में रख लोगे तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। अब देखो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको एज ए होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इसे आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कृपया करके लिखें जरूर। कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है, चैट बॉक्स आपके पास ओपन है, इसमें अपना इसका आंसर जरूर लिखें, ताकि हमें पता पड़ेगा कितने बच्चे रियली में इसको सॉल्व कर पाए हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके
नीट में पूछे जाते हैं। तो उसी का एक सिंपल वर्जन मैंने यहाँ पर लिया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको 4, 5, 6, 7 इस तरह के यहाँ पर एसिड, बेस या सॉल्ट दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इन्हें पीएच के ऑर्डर में अरेंज करो। आप कैसे अरेंज करें? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमें ना एक तो NaCl सॉल्ट दिया है, एक हमें NH4Cl सॉल्ट दिया है और एक हमें NaCN सॉल्ट दिया है। आप इनके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि ये NaCl है, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाला सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो किससे मिलके बना है? तो क्यों ना हम पहले पता कर लें वो किससे मिलके बना है। तो इसका तरीका क्या है, अगर आपको नहीं पता पड़ता वो सॉल्ट कौन से टाइप का है, उन सबको रिएक्ट कराओ किसके साथ, पानी के साथ। उन सब को रिएक्ट कराओ किसके साथ, पानी के साथ। तो ये क्या हो गया, ये NaOH हो गया और क्या बन गया, HCl बन गया। देखो ये NH4 प्लस, ये Cl माइनस, पानी का H प्लस, पानी का OH माइनस। ठीक है, तो H प्लस इसके साथ जाएगा Cl माइनस के साथ, तो HCl बनाएगा। साथ में क्या बचेगा, NH4OH बचेगा। सिमिलरली Na क्या था, ये NaCN है, दिस इज योर NaCN। तो Na प्लस Cn माइनस, तो Na प्लस के साथ पानी का OH आएगा, तो NaOH आ गया और वो HCN बनाएगा। तो देखो हमें इससे मिलने वाला एसिड बेस पता पड़ा कि नहीं पता पड़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। अब कैसे हम पीएच में अरेंज करें? तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। एसिड डोमिनेट कर रहा है तो इसकी पीएच लेस देन 7 आएगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। बेस डोमिनेट कर रहा है तो इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी। यहाँ ना एसिड ना बेस कोई डोमिनेट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है और इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इसकी पीएच 7 आएगी। तो देखो हमारे पास बन गया ऑर्डर। तो सबसे कम पीएच हो जाएगी NH4Cl की, उससे ज़्यादा हो जाएगी NaCl की और सबसे ज़्यादा पीएच हो जाएगी NaCN की। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को अरेंज करते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर आ जाएगा वो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके, ये जरूरी नहीं है कि 4 या 5 ही आपको है ना सॉल्ट दे, एसिड दे, बेस दे, वो 8-10 भी दे सकता है। उन सबको आपको क्या करना है, एसिड पीएच के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सॉल्ट अगर दें तो सॉल्ट को इस तरह से अरेंज करते हैं। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा बेस वीक है स्ट्रॉन्ग है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा एसिड वीक है कौन सा बेस वीक है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी मैं अब आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, एसिड बेस का जब मिक्सचर होता है तो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम करते हैं। ये अगर पॉजिटिव आता है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देता है, ये अगर नेगेटिव आता है तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देता है। ठीक है, और अगर ये 0 आएगा तो पीएच कितनी होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अगर N1V1 माइनस N2V2 की वैल्यू 0 आती है तो व्हाट इज द आंसर ऑफ पीएच। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ये अगर आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि अगर ये वैल्यू 0 आती है तो पीएच कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समरी हमने क्या किए हैं, पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस किए हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और होमवर्क क्या दे रहा हूँ, डीपीपी करना ना भूलें, प्लस रिवीजन करना ना भूलें, रिवाइज करें। ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और इन क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करना, है ना, टाइम की कमी है और बैंडविड्थ की कमी है, तो आने वाले टाइम में और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डीपीपी करना ना भूलें, अपने पीडब्ल्यू की ऐप पे है तो वहाँ से आप डीपीपी जरूर डाउनलोड कर लें, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। तो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड, ऑल द बेस्ट।